हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉस एल्डोल का वीडियो लेकर फिर से आपसे मुलाकात कर रहा हूं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज़्म वही है जो एल्डोल कंडेंसेशन का है। यहां पर हमें थोड़ा सा मैकेनिज़्म वापस से एक रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, फिर मैं क्रॉस एल्डोल की आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे विद इन सेकंड आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। तो देखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना था तो हमने हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल लिए। यहाँ पर भी हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हों तो वो क्रॉस एल्डोल होगा। यहाँ पर देखिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज कि यहां जो दो मॉलिक्यूल मैंने लिए उनमें से एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो आप ये सोचेंगे कि सर आपने तो ये कहा था कि सिर्फ वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही एल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है। अगर यहां पर ये एसिटाल्डिहाइड ना होता, सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड होता, इसके ट्वाइस मॉलिक्यूल होते, उनको डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन हम कराते तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन दिखा देते हैं। रिएक्शन कैसे होती होगी वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डाइल्यूट NaOH का जो OH माइनस है वो अटैक करेगा उस कार्बोनाइल कंपाउंड पर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वहां से वो अल्फा हाइड्रोजन को, दैट मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा, और जब वो एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा तो इस तरह का एक कार्बन आयन हमारे पास मौजूद रहेगा। अब देखिए, यहां पर इस कार्बन आयन को हमने जब मैकेनिज्म पढ़ा था तो 2 स्टेप रिएक्शन था। पहले स्टेप में सिर्फ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होना था जो कि ये हो गया। सेकंड स्टेप में कार्बन आयन अटैक करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। तो ये जो कार्बन आयन बना, अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के पॉजिटिव कार्बन पर, या तो ये अटैक करेगा एसिटाल्डिहाइड के पॉजिटिव कार्बन पर। बट नेचुरली जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी वहां पर हजारों मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड्स के मौजूद होंगे। तो जो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल होगा उस पर भी अटैक कर सकता है और फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है कि नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से दोनों कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, दोनों कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये कार्बन आयन इन दोनों पर अटैक कर सकता है, लेकिन इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है। ये CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट दिखाता है तो अपने इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव कार्बन की तरफ ये धकेलेगा, जिसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसके कंपैरिजन में ये वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इसलिए इस कार्बन आयन का जो ये नेगेटिव कार्बन है ये इस कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ये यहां अटैक करेगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए, अब हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया, इस पर इसका अटैक हो गया, ये कंपाउंड यहाँ हमने बना दिया है। अब जब इस पर अटैक हुआ, पाई बॉन्ड का यहाँ पर ब्रेकिंग हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। डाइल्यूशन के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया था उस वाटर मॉलिक्यूल में से एक H+ हमने इस O पर पहुँचा दिया, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें मिल गया। तो ये एल्डोल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से तो क्रॉस एल्डोल होगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी क्रॉस एल्डोल होगा तब सेल्फ एल्डोल जरूर होगा। दैट मीन्स क्रॉस एल्डोल वाली रिएक्शन में हमेशा दो प्रोडक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। इस तरह की क्रॉस वाली रिएक्शन में हमेशा दो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट ये आपके सामने मौजूद है। इसमें एक पॉसिबिलिटी और होगी कि अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ होती भी है तो वहाँ पर कुछ और आंसर आता, लेकिन पॉसिबिलिटी दो होती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इस तरह का जो क्रॉस एल्डोल होगा वहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अब इस रिएक्शन को मैंने आपको समझा दिया है। अब इस रिएक्शन की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कुछ ही सेकंड में आसानी से प्रोडक्ट बना पाएंगे और आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि क्रॉस एल्डोल वाले प्रोडक्ट अगर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे तो जो मैंने कहा था विद इन अ सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने वही प्रीवियस एग्जांपल ले लिया जिसका मैंने मैकेनिज्म बताया था आपको। हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है, हमारे पास एक एसिटल्डिहाइड है। हमें ट्रिक के थ्रू सीखना है कि जब इसको डाइल्यूट NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। इसके लिए मैं एक बहुत आसान सा सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आपको क्रॉस एल्डोल वाले एग्जाम्पल मिले इस तरह के कि एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखिए। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पर लिखिए। और राइट हैंड साइड पर भी इस तरह से लिखिए कि हम अल्फा हाइड्रोजन को अलग अलग करके लिख सकें। दैट मीन्स जो लिखने का आपका सिस्टम होगा वो किस तरह से होगा, देखिए ज़रा। इस तरह से अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनाइल कंपाउंड को लिख देना है और कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ दोनों अल्फा हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहाँ से आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं। जिस कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उससे आपको ऑक्सीजन लेना है और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देना है। बस आपका आंसर आ गया। जिस कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है उसको राइट हैंड साइड पर लिखिए, जिसमें नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखिए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहाँ से ऑक्सीजन लीजिए और वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ दीजिए। आपका आंसर आ गया। तो देखिए अगर हमें, अच्छा एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, मैंने भी आपको कहा था कि जब भी क्रॉस एल्डोल होगा तब सेल्फ एल्डोल ज़रूर होगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हमें वहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक क्रॉस एल्डोल से मिलता है, एक सेल्फ एल्डोल से मिलता है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर सिर्फ हम क्रॉस वाला ही प्रोडक्ट लिखा करते हैं, लेकिन अगर हमें सेल्फ वाला भी प्रोडक्ट लिखना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, तो देखिए ज़रा, अगर मैं दोनों प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ ले लेता हूँ। पहले तो आपको नज़र आ गया यहाँ पर HCH, ये डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ CHO। तो देखिए ये 3 कार्बन के साथ है, इसको एक्रिलैल्डिहाइड कहा जाता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हो गया। अब अगर हमें दोनों प्रोडक्ट लिखने होते तो दोनों प्रोडक्ट में क्या होना है ना कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है ये अपने जैसे दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। जब अपने जैसे दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो आप ये समझ लीजिए सेम रिएक्शन है, इसके जैसा ये कब बनेगा, जबकि यहाँ पर CH3 अटैच हो जाए। तो आपको उसी रिएक्शन में क्या करना है कि यहाँ पर CH3 लगा देना है, सिर्फ CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये आंसर आ गया आपका। क्रॉस और सेल्फ दोनों प्रोडक्ट अगर आपको बनाने हैं तो अंडरस्टूड है सेल्फ वाले में क्या होगा, इसकी रिएक्शन इसी जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से होगी। इस जैसा ये मॉलिक्यूल कब बनेगा, जबकि यहाँ पर CH3 लगा हो, तो आपको यहाँ पर CH3 लगा देना है, बाकी सब कुछ वही, तो आपको दूसरा वाला प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो आपको मैंने क्या सिखाया, कंपाउंड को इस तरह से आपको लिखना है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको राइट हैंड साइड पर ले जाना है। तो ये राइट हैंड साइड पर हम ले गए और लिखने का सिस्टम क्या होना चाहिए हमारे पास, मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ अल्फा हाइड्रोजन को, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हटा देना। H2 हो गया, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। HCH डबल बॉन्ड दिस, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर एसीटोफिनोन के साथ रिएक्शन होती है तो आपको क्या करना है, वही सिस्टम
आप इस CH3 को इस तरह से लिख लीजिए कि दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन ऐसे लिख लिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हटाना है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल हटाना है और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड के थ्रू आपको आपस में जोड़ देना है। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों लिख के दिखा देता हूँ, सेल्फ एल्डोल वाला भी, क्रॉस एल वाला भी। तो क्रॉस वाले में क्या हो रहा है देखिए ज़रा, HCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर सेल्फ एल्डोल होना था तो सेल्फ एल्डोल में इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन रहना नहीं ना, इसी जैसा हमें एक और प्रोडक्ट, एक और रिएक्टेंट चाहिए। तो मैंने आपको क्या कहा, ये वाला ऐसा कब बनेगा जबकि आपको उसके साथ, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये कीटोन है तो आपको दोनों जगह देखना पड़ेगा, एक जगह CH3 लगेगा, दूसरी जगह C6H5 लगेगा। तो यहाँ पर आपको एक जगह CH3, दूसरी जगह C6H5 लगा देना है, तो आपको जो सेल्फ एल्डोल वाला प्रोडक्ट है वो भी मिल जाएगा। अब देखिए ये बेंज़ल्डिहाइड लिया, ये एसिटल्डिहाइड लिया, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। आपको इस तरह से अरेंज कर लेना है और सिर्फ आपको H2O को रिमूव करना है और आपका आंसर आपके पास मौजूद है। ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस ट्रिक को आपने समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको राइट हैंड साइड पर लिखना है, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है। अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली स्पीशीज से 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन लीजिए, बिना अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली से ऑक्सीजन लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर दीजिए और जहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गए उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच कर दीजिए। तो आपको डाइल्यूट NaOH के साथ हीट देने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले हम एल्डोल सिंपल पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इंट्रामोलिक्यूलर की एग्जाम्पल के साथ आपको वापस मिलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एल्डोल कंडेंसेशन की एक नई वैरायटी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसको हम कहा करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है वो आप देखिए। ये एक पर्टिकुलर कार्बोनाइल कंपाउंड हमने यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH के साथ हम हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम इस रिएक्शन को देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में हमेशा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, हमेशा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन शर्त यह है कि उस साइक्लिक कंपाउंड में जो मेंबर्स होंगे 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग बनेगी या 6 मेंबर कार्बन रिंग बनेगी। याद रखिएगा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ तब पॉसिबल होगा जबकि 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग बने या 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग बने। अगर ग्रेटर देन 6 होता है तो भी पॉसिबल नहीं है, अगर लेस देन 5 होता है तो भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप अपने ब्रेन में फीड कर लीजिएगा। 5 या 6 मेंबर की रिंग ही पॉसिबल होगी तो ही इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या होता है, बेस का OH माइनस जो होता है ना वो कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है। अब ये OH माइनस जो बेस से हमें मिला ये कार्बोनाइल के अल्फा हाइड्रोजन को अपने साथ लेने के लिए जब आ रहा है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। ये यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है, यहाँ से भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन गया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज कार्बन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। तो 1 2 3 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। मैंने आपको कहा 5 या 6 होगा तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव नहीं करना है। अगर इसके बदले हम यहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर, जो कि नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहां पार्शियल पॉजिटिव आया, इसको अट्रैक्ट, इसके साथ अट्रैक्ट होगा। अब ये जब इस पर अटैक करेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो
वो पॉसिबल है। इसलिए हमें यहाँ से H+ को हटाना है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है, तो ये एक आपके पास कंपाउंड आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसने इस पर अटैक किया तो 1 2 3 4 5 इस तरह की आपको रिंग मिल जाती है। तो देखिए रिंग हमने बना दी है, ये 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 वाला जो कार्बन है उस पर बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, उसी के साथ CH3 अटैच है, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जो डाइल्यूशन के लिए हमने वाटर यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, उस वाटर मॉलिक्यूल में से एक H+ निकलेगा, O- के साथ अटैच होगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। चूंकि हीट दी हुई है तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, वापस से हमें एक अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन वाली पोजीशन है, इसलिए यहाँ से H और ये OH जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट तैयार है। तो ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है, जो कि एक यूनिक कैटेगरी एल्डोल कंडेंसेशन की है। इसमें हमेशा साइक्लिक कंपाउंड बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा उस रिंग में 5 या 6 मेंबर होंगे तो ये रिएक्शन होगी। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। उम्मीद ये बात आपने समझ ली होगी। इसी इंट्रामोलिक्यूलर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए जो एक और एग्जाम्पल हमने लिया है वो क्वेश्चन की फॉर्म में ले लिया है। बड़ा ही बेहतरीन, शानदार, जानदार एक हॉट क्वेश्चन है, दैट मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको एक साइक्लिक एल्कीन दिया गया है। साइक्लिक एल्कीन का हमें ओजोनोलाइसिस करवाया गया है। ओजोनोलाइसिस पर हमें कंपाउंड मिला A, और जब उस A को डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन किया तो हमें मिला B। तो हमें A और B को आइडेंटिफाई करना है, हमें A और B को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए याद कीजिए, जब एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस पढ़ते हैं तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है। अगर ओजोनोलाइसिस की ट्रिक की बात करूं तो बहुत ही आसान सी ट्रिक होती है, और वो ट्रिक सिर्फ इतनी सी होती है कि डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, दैट्स ऑल। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, प्रोडक्ट आपके सामने। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया, जहां पर सेकंड कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप है और सेकंड लास्ट पर कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड आया, ये कंपाउंड हो गया A। इस A कंपाउंड को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। अब यहाँ देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स रिएक्शन होगी एल्डोल, रिएक्शन होगी एल्डोल। मैंने आपको कहा कि एल्डोल की जो रिएक्शन होती है उसमें जो बेस का OH होता है वो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को, दैट मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर जाता है। अब यहाँ देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अगले स्टेप में जो कार्बन आयन अटैक करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, दैट मींस इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग बनेगा, 7 मेंबर का रिंग बनेगा। और मैंने आपको अभी बता दिया था कि इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल के लिए शर्त यह है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, जो रिंग बनेगा आपका, वो रिंग या तो 5 मेंबर होगा या तो 6 मेंबर होगा। 6 मेंबर से ज़्यादा वाले पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 से कम वाले पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए यहाँ से अगर हम अल्फा हाइड्रोजन हटाते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी रिएक्शन की ख़त्म हो जाती है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। यहां से रिमूव होगा तो अब इस कार्बन पर से H+ गया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए अगर यहां से कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी जो कि पॉसिबल है। तो यहीं से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो ये कंपाउंड आपके पास बना। अब इसमें नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग। यहाँ पर इस 5th इस कार्बन के साथ CH3 अटैच है, CH3 अटैच है, O पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये CH3 O पर नेगेटिव चार्ज, और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। अब
बेस को डाइल्यूट करने के लिए जो वाटर लिया उस वाटर से एक H+ निकलेगा, O- पर अटैक करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने मौजूद है। इस तरह से इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। और अगर इसको हीट दे देते हैं तो फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन और OH रिमूव होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हीट का सिंबल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एल्डोल बना दिया है। तो उम्मीद है ये इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने सिंपल एल्डोल पढ़ा, उसके बाद हमने क्रॉस एल्डोल पढ़ा, देन उसके बाद इंटरमोलिक्यूलर एल्डोल पढ़ लिया। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अगर कहीं सिंपल एल्डोल हो रहा है और वहां पर जो 2 कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिए हैं, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो याद रखिएगा टोटल 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास नहीं है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो एल्डोल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे मुलाकात करता है तो मुझे उम्मीद है आप उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो एल्डोल अब हमारा दी एंड हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिएक्शन के साथ जो कि होगी कैनिज़ारो रिएक्शन, उस कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ आपसे नई वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाय बाय।